नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू प्राइम्स। ठीक है, कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, छोटा है ना, इजी है। 91 2 इंटू 13 91 कितना होगा 7 इंटू 13। ठीक है, एचसीएफ देखना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखना है तो इसका मतलब 13 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और उसकी लीस्ट पावर देखोगे। एचसीएफ ऐसे ही देखना सिखाया था ना। एलसीएम कैसे देखोगे कि जितने प्राइम यहाँ प्रेजेंट है वो सारे लिख लो, 2 लिख लो, 7 लिख लो, 13 लिख लो। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है? 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है? 1। 13 की हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है? 1। सो 2 इंटू 7 इंटू 13, सीधे सीधे ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें क्या वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें वेरीफाई करना है that HCF into LCM is equals to product of the two numbers। ठीक है, जैसे दो नंबर्स A B हुए ना, तो इनका प्रोडक्ट और इनका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा। जैसे HCF आया 13, LCM कितना आया 2 इंटू 7 इंटू 13, नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली इनको इक्वल ही आना है। ठीक है, तुम ऐसे चेक कर लो, देखो 13 2 26, 7 13 91, तो 26 इंटू 91 26 इंटू 91 के 101% इक्वल होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा 510 और 92। ठीक है, एक और बता देता हूँ ना, ये सेकंड बता देता हूँ, थर्ड तुम कर लेना तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, सेकंड में बता रहा हूँ 510 और 92। तो 510 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक है, 255। 5 तो 7 7 और 5 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 से 15, 8 और 5 13, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगा ना, 5 1 जा 5 5 7 जा 17 1 जा 17। सो 510 लिख दूं मैं यहाँ पे, 510 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखना है ना, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फिर 92 का देखोगे तो 92 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 46, 23 चुकमा 23। ठीक है, तो देखो 2 स्क्वायर लिख देते हैं ना यहाँ पे, है ना। 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर, है ना। अब तुम HCF चेक करोगे तो HCF फाइंड आउट करना सिखाया है ना। क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिख लेना है 2, और क्या है 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, 23 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ओनली एक फैक्टर निकला 2। अब इसकी लीस्ट पावर देखो, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की लीस्ट HCF क्या होगा लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 जो होगा वो HCF होगा। ठीक है, अब देखो LCM लिखते हैं, है ना। LCM कैसे लिखते हैं, LCM के लिए क्या करो, जितने भी प्राइम प्रेजेंट है वो लिख लो। तो 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है। 3 की पावर क्या है 1, 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1, 17 1, 23 1। ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुमको वेरीफाई करना है, देखो कि HCF इंटू LCM, ये जो HCF निकाला है और ये जो LCM निकाला है, इनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट यानी कि 510 और 92 के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये है वेरीफाई करना। ठीक है, कर लोगे तुम बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, तो 3 नंबर्स आ गए ना, 12 15 21। ठीक है, 3 नंबर का HCF या LCM कैसे लेते हैं, है ना, देख लो थोड़ा सा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है तुमको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे लिख लेता हूँ, है ना। इसको इरेज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि छोटे छोटे से नंबर है ना इसलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3 इंटू 5 21 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 7। ठीक है, पहले क्या लिखें HCF लिख लेते हैं। HCF लिख रहे हैं तो कॉमन प्राइम कौन सा है, तो कॉमन प्राइम देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ तो है ही नहीं, बाकी दोनों में तो 3 3 3, यही एक कॉमन प्राइम है।
लोएस्ट पावर क्या है 3 की, तो वो 1 ही है, सब जगह 1 ही है, तो HCF तो हो गया 3। ठीक है, एलसीएम चेक कर रहे हो, एलसीएम के लिए क्या करोगे, जितने भी प्राइम प्रेजेंट है सारे लिख लो, 2 3 5 7, ये सारे प्राइम प्रेजेंट थे यहाँ पे। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां HCF इंटू एलसीएम, यहां HCF इंटू एलसीएम विल नॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना, ये खाली 2 नंबर्स के बीच में होता है कि HCF, ठीक है, ये नोट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, ये केवल 2 नंबर्स ए और बी का एलसीएम ले लो, ए और बी का HCF ले लो और इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो तो वो इक्वल आएंगे, है ना, ये चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है 17 23 और 29 ये तो खुद ही प्राइम है, तो इनका HCF तो 1 हो जाएगा, HCF तो कितना हो जाएगा 1, और इनका LCM जो होगा ना वो खुद इन नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 23 और 29 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, इसको 1 इंटू 17 से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 23 को भी 1 इंटू 23 से ज्यादा क्या लिख सकते हो, तो HCF तो इनका 1 आने वाला है, कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लो, 8 9 एंड 25, है ना, 8 को देखो 2 क्यूब, 9 को देखो 3 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, HCF कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 लिख लेना है, LCM 2 क्यूब, तो तुम क्या करो 2 3 5, पहले तो प्राइम्स प्रेजेंट वो लिख लिया, हाईएस्ट पावर तो खुद नंबर्स ही है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, है ना, HCF LCM के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ वो चीज यूज आएगी, इन 2 नंबर्स का HCF लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखने का मतलब है कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9, तुम निकालोगे ना तो भी 9 ही आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, इनका HCF जो है वो है 9। ठीक है, इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि इन 2 नंबर्स का HCF जो है वो कितना होगा 9, और LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम लोगों ने 2 नंबर्स के लिए वो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657। ठीक है, HCF कितना है 9 है, 9 लिख लो, LCM नहीं पता, वही तो फाइंड करना है ना, फाइंड LCM ऑफ दिस 2 नंबर्स, वही 2 नंबर्स लिखे हुए ना। ठीक है, तो 306 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 306 करो इसको कैंसिल, सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इंटू 657। ठीक है, ये LCM आ जाएगा, प्रोडक्ट तुम कर लेना, यही आंसर है ना, मल्टीप्लीकेशन करना मैं नहीं सिखाता हूँ, है ना। चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इजी तो है ही है। ठीक है, देखो क्या करना है, चेक वेदर 6 raised to power n, किसी नंबर की पावर n आपको दे रखा है, ऐसा है कुछ, है ना, 6 की पावर n, एंड विद द डिजिट 0, जो नंबर्स 0 से एंड होंगे क्या वो 10 से डिविजिबल होंगे, क्या बताओ मुझे, है ना, जो नंबर 0 से एंड होंगे मतलब 10 से कट रहे होंगे, यानी कि 10 उनका एक फैक्टर होगा, और 10 एक फैक्टर होने का मतलब है कि 2 and 5, 2 into 5 इस तरह का उनका एक फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि उसके फैक्टर्स में 5 भी एक प्राइम होगा, 2 भी एक प्राइम होगा, है ना, ये दोनों प्राइम प्रेजेंट रहेंगे मतलब। ठीक है, तो देखो यहाँ 6 की पावर n लिखा है ना, 6 की पावर n लिखा है, तो 2 into 3 की होल पावर n ऐसे लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट 2 की पावर n into 3 की पावर n, है ना, ऐसे सोच लो। तो देखो ये जो 6 की पावर n है ना, ये नंबर कैसा हो गया कि 2 की पावर n into 3 की पावर n टाइप का है, यानी कि ये 2 की किसी पावर से डिवाइड हो सकता है, 3 की किसी पावर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 की एक भी पावर प्रेजेंट दिखे यहाँ पे, 5 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 5 भी होता
तो ये 10 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि ये 2 एक 2 यहां से आ जाता, ठीक है। जैसे मान लो 7 पावर होती है तो एक 2 इस 5 के साथ 10 बना लेता और एक यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 5 या 5 की कोई भी पावर प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है। तो 5 एब्सेंट है, इसका मतलब है दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0, तो यही चेक करना था ना हमें, ठीक है। तो हमें क्या इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, दैट एनी नंबर विच एंड्स विथ 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल या मस्ट हैव फैक्टर्स, ठीक है, मस्ट हैव फैक्टर्स as 2 and 5 both, ठीक है। but 6 raised to power n is 2 raised to power n into 3 raised to power n, where 5 raised to power n is not present, so 6 raised to power n cannot end with the digit 0, ठीक है। डिविजिबिलिटी के थ्रू हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है, समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में पहले एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यहाँ लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है? प्लस 13, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 30 ऐसे कॉमन आ सकता है, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। 13 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर ये हो गया और एक बड़ा नंबर बनेगा ये, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स दिस नंबर है, ठीक है। दिस नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, दैट मीन्स, ठीक है। राइटिंग कैसी भी हो, तुम्हें जो मेरी लैंग्वेज है ना वो सुननी है। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छी सी लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। ओ, यहाँ तो लैंग्वेज ही नहीं है। देखो इसको भी चेक करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। 5 को एज ए फैक्टर आप बाहर ले लोगे तो इसका मतलब है कि पूरा जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल हो गया। अब ये पूरा एक बड़ा नंबर बनेगा और हर नंबर एक 1 से तो डिविजिबल होता ही है ना। पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बात कर चुका हूँ कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही, है ना, फिक्स 2 फैक्टर से तो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर से तो वो कंपोजिट नंबर से। हर नंबर या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है, 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। तो 5 एज ए फैक्टर आ गया, तो 1 भी एक फैक्टर हो गया, 5 भी एक फैक्टर हो गया। कितना बड़ा नंबर, ये खुद भी फैक्टर हो गया, और जो भी नंबर यहाँ निकल के आएगा, है ना, वो भी फैक्टर होगा। मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे, ये वाला 7 इंटू 6, ये नंबर भी तो एक फैक्टर है। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, मतलब 3-4 फैक्टर हो गए, ठीक है। हो सकता है और ज्यादा भी हो जाए, कोई बीच के नंबर्स भी कुछ फैक्टर से भी, ठीक है। तो ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हम कि कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये तो हमने सीखा नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, हमें ये पता चल रहा है कैसे, कि 5 इंटू करके कुछ लिखा है, जैसे 5 इंटू m करके कुछ लिखा है, तो 5m करके एक नंबर मिलेगा, है ना। तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, m से भी है और 5m से भी है। तो 2 से ज्यादा हो गया ना, 4 हो गया ना, ठीक है। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, है ना। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ ही मान लिया हमने, तो
ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है हमारा, ठीक है। फुटपाथ ट्रैक होते हैं ना कई जगह पे, कई सारे ग्राउंड्स में सर्कुलर फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, तो हमें तो सर्कुलर फॉर्म में बोला है। एक ट्रैक बना हुआ है एक तरह से समझ लो, ठीक है, जिसपे लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है, अपने अपने डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। इस फील्ड पे क्या हो रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को इस ट्रैक का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में, इस प्लेस से इस डायरेक्शन में सोनिया जी ने स्टार्ट किया और वो फिर से इस प्लेस पे पहुंच गई, ठीक है, कितनी देर में, 18 मिनट्स में। ये बात आई समझ में। और इसी ट्रैक को कंप्लीट करने में, यहीं से वापस से इसी प्लेस पे पहुंचने में रवि को 12 मिनट लगे, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक पॉइंट है, यहां से अगर रवि स्टार्ट करके वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है तो उसको लग रहा है 12 मिनट, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। और इसी तरह से एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। ये डायग्राम हम फिर से बना लेंगे एक बार, ठीक है। काफी अच्छा तो नहीं था ये, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या बोला है उन्होंने एक राउंड का मतलब, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोला उन्होंने, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से सेम टाइमिंग पे, सुबह 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं मान लो, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो सोनिया को राउंड कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 18 मिनट्स, ठीक है। वहीं उसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि को कितना टाइम लगेगा, ओनली 12 मिनट, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझना, देखो मैं समझा दूं तुमको। तो देखो इसे ना इस एग्जांपल से समझो। देखो एक ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया हमने, रवि एंड सोनिया इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लो, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रवि को 2 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 2 मिनट बाद क्या हुआ, रवि का राउंड पूरा हो गया, रवि फिर से यहाँ पे आ गया, लेकिन 2 मिनट बाद सोनिया तो यहीं कहीं पे होंगी, क्योंकि अभी तो इसे 1 मिनट और लगेगा, इसको तो 3 मिनट लगने हैं ना, राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 3 मिनट लगने हैं, ठीक है। हमने ऐसा अज्यूम किया है, मतलब, है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक नया क्वेश्चन बना करके कुछ सोच रहे हैं, इस पे थीम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, या कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो सोनिया 2 मिनट बाद यहाँ पर है, अभी इसे 1 मिनट और लगेगा कंप्लीट करने में, ऐसा मान के चलो, ठीक है। फिर रवि तो कंटिन्यू है ना, रवि ने क्या किया, फिर एक और राउंड लगाना स्टार्ट कर दिया, तो नेक्स्ट 2 मिनट में वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ओवरऑल जो इनकी जर्नी होगी वो 4 मिनट की होगी। अब 4 मिनट बाद रवि के तो 2 राउंड हो गए, लेकिन सोनिया के कितने राउंड हुए, तो सोनिया ने 3 मिनट में 1 राउंड किया, फिर अगले 1 मिनट में मान लो ये यहाँ पर कहीं पहुंची होंगी, ठीक है, समझ पा रहे हो उसको। फिर एक और 2 मिनट लगे, एक और बार 2 मिनट लगे, तो रवि ने तीसरा राउंड कंप्लीट कर दिया, रवि का तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया था ना 4 मिनट के बाद, तो फिर उसने तीसरा राउंड ले लिया, तो उसको 6 मिनट में वो फिर से यहाँ पे पहुंच गया, है ना, 3 राउंड कर चुका है। तब तक सोनिया ने भी 2 मिनट और हो गए होंगे, ठीक है, सोनिया के भी 6 मिनट हो गए, इसका मतलब है कि 3 and 3 6 मिनट होने के बाद तो उसके भी 2 राउंड हो गए होंगे, क्योंकि 3 मिनट में 1 राउंड ले रही थी। तो ये वापस से इस पोजीशन पे कितनी देर बाद मिल रहे हैं, 6 मिनट के बाद। देखो फिर से समझना है ना, फिर से समझो क्या बोला। देखो रवि और सोनिया यहाँ पर है ना, रवि एंड सोनिया यहाँ पर है, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रवि को 2 मिनट लग रहे हैं 1 राउंड लेने में, सोनिया को 3 मिनट लग रहे हैं। रवि ने जब 3 राउंड ले लिए तो 6 मिनट कंप्लीट हो गए और वो यहाँ पर है। जब इनके जर्नी को 6 मिनट हो गए तो सोनिया के भी 2 राउंड हो गए होंगे और सोनिया यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। तो देखो दोनों उसी पॉइंट पे 6 मिनट बाद ही मिले, है ना। तो इसका मतलब है जब हम 18 और 12 के थ्रू सोचेंगे ना, ये 6 है क्या एक्चुअली, 6 क्या है, 2 और 3 का एलसीएम है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 12 मिनट और 18 मिनट इनका क्या लेंगे, एलसीएम ही लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या करना है,
12 को प्राइम फैक्टराइज कर लो 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 को प्राइम फैक्टराइज कर लो 2 इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम लेने का मतलब है कि आप क्या लिखोगे, एलसीएम लेने का मतलब क्या आप क्या लिखोगे 2 एंड 3, मतलब जो प्राइम्स प्रेजेंट है उनको लिख लो पहले तो, ठीक है। उनके हाईएस्ट पावर देखो, तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 2 स्क्वायर, सो यहाँ क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, सो 3 का भी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विल बी द एलसीएम, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वो फिर से मिलेगा, ठीक है।